चलो बेटा बात करते हैं, अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था बेटा किसका, थर्मोडायनिक्स में हमने स्टार्ट किया था बेटा, एनर्जी की नेक्स्ट फॉर्म स्टार्ट की थी हमने, ऊर्जा का एक अलग रूप यानी एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, कैसे होती है, अपने डिस्कस किया था, अलग अलग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपने बात की थी, एंट्रोपी किस कंडीशन में आपको कैसे बताना है, क्लियर। अब अपने कहा था अलग अलग प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या होगा बेटा, एंट्रोपी में चेंज की बात करें तो वो अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से हमें फॉर्मूला डेराइव करना है, ओके। इसका जो सबसे छोटा सबसे मोटा यानी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा था, चेंज इन एंट्रोपी का, डेल एस इक्वल टू क्या था बेटा, डेल एस हमने क्या लिखा था, डेल एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यस और नो। इस फॉर्मूले को मॉडिफाइड करके अपन कई सारे फॉर्मूले बनाएंगे, ओके। तो अपने क्या लिखा था, हेडिंग लिखी थी सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या, यानी ड्यूरिंग द कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, यानी आदर्श गैस के संपीड़न व प्रसार में, क्लियर। उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा था बेटा, आपको याद है तो दो फॉर्मूले मैंने लिखे थे, उनको याद करने का तरीका फिर बता रहा हूं। बच्चा कहेगा सर क्यों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, अपनी जगह तो इंपॉर्टेंट है ही है। आगे की तीन कंडीशन जो है आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, यानी कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, अगर ये जो फर्स्ट कंडीशन वाला फॉर्मूला ध्यान है तो आगे के तीन फॉर्मूले आपको अलग से रटने नहीं पड़ेंगे बेटा, ओके। कैसे, हमने क्या लिखा था बच्चों, देखो याद करने का तरीका फिर बता रहा हूं, समझ लेना इस बात को। मैंने क्या कहा था, NCLN, क्या कहा, NCLN T2/T1, ये तो था ही था बेटा, अरे याद है ना। मैंने क्या कहा, बोर्ड पे जगह कम पड़ेगी तो बेटा ऊपर लिख रहा हूं मैं, देखो बेटा क्या कहा था, अपने क्या कहा था, समझना इस चीज को। एक तो अपने सबसे छोटा फॉर्मूला क्या लिखा था, डेल एस इक्वल टू Q/T, नॉर्मल सी बात है, क्लियर। एक मैंने क्या लिखा था बेटा, डेल एस इक्वल टू NCLN T2/T1 प्लस NRLN। मैंने क्या कहा था, चाहे प्रेशर की बात करें चाहे वॉल्यूम की बात करें, ये कंडीशन तो आएगी ही आएगी, ये तो दिमाग में सेट कर लेना है, क्या, NCLN T2/T1 प्लस NRLN, क्लियर। अब बात करें प्रेशर और वॉल्यूम की बात करें तो मैं प्रेशर की बात करूं तो क्या करूंगा, P4 पहले, अरे ध्यान है ना, P4 पहले, तो मैं क्या कहूंगा, P1 अपॉन P2, याद है ना अपनी ट्रिक, P4 पहले वाला प्रेशर पहले कर देना, P1/P2। अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो बेटा क्या करेंगे, जो हीट कैपेसिटी है वो प्रेशर वाली ही यूज करनी है, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा, CP, काम खत्म। ये कंडीशन कब काम में लेनी है, जब हमें क्वेश्चन में दो टेम्परेचर और दो प्रेशर गिवन हो, समझ में आ गया। और इसको वॉल्यूम के टर्म में कैसे लिखेंगे बेटा, अपना वही तरीका, NCLN T2/T1, ये तो करना ही करना है, प्लस NRLN, क्लियर। फिर मैंने क्या कहा, अगर प्रेशर को हमने लिखा है P1/P2 तो वॉल्यूम को इसका अपोजिट कर दो बेटा, तो क्या लिखूंगा, V2/V1, आ गया समझ में। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की तो C की जगह क्या लिखूंगा बेटा, CV, क्योंकि हमें पता है ये क्या होती है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी, क्लियर। और यहां तक बात ठीक है बेटा, तो ये कंडीशन ध्यान रखना, याद रखने का तरीका क्या है और कैसे करना है, और ये कब होगा, जब दो टेम्परेचर दो वॉल्यूम हमें गिवन हो, आ गया समझ में, ठीक है। तो हमने फर्स्ट कंडीशन डिस्कस की थी, ड्यूरिंग द कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, आदर्श गैस के संपीड़न व प्रसार के दौरान, हमें पता है कंप्रेशन और एक्सपेंशन की अगर बात करेगा, संपीड़न और प्रसार की अगर बात करेगा बेटा, तो क्या होगा, कंप्रेशन एक्सपेंशन में प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो आप देख सकते हो दो प्रेशर है और दो वॉल्यूम, हमें आ गया समझ में, क्लियर। चलो तो सेकंड कंडीशन डिस्कस करते हैं बेटा, नंबर 2 लिखो बेटा, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, क्या कहा, आइसोबारिक प्रोसेस। अब मैंने क्या कहा बेटा, अगर ये दो कंडीशन देखो, ये वाली अगर ध्यान है तो आगे के तीन अलग से रटने नहीं पड़ेंगे। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ऐसे बेटा समझना, आइसोबारिक समदाबी प्रक्रम की बात कर रहा है। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, समदाबी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम मतलब प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। अरे सीधी सी बात है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है बेटा तो मैं क्या लिखूंगा, P1 = P2, काम खत्म। अगर P1 = P2 है बेटा तो प्रेशर की बात करें, ये कंडीशन काम मिलेंगे, या सेकंड कंडीशन वॉल्यूम वाली प्रेशर वाली काम मिलेंगे। अगर P1 = P2 है तो हमें पता है, इसको उड़ा दो बेटा, कहने का मतलब क्या है, P1 और P2 अगर इक्वल है तो हमें पता है क्या आएगा, अरे log 1 आएगा, नहीं आएगा, log 1 क्या होता है बेटा, 0, और अगर 0 होता है तो ये वाला स्टेप क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, यस और नो, क्लियर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अपना कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, डेल एस इक्वल टू क्या लिखूंगा, NCP प्रेशर की बात करें तो NCP ln T2/T1 प्लस क्या करेंगे, NRln
P1 बाई P2। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो हमें पता है ये वाला स्टेप क्या हो गया, 0 हो गया, यस और नो। तो फाइनली मेरे पास क्या बच गया बेटा, डेल एस इक्वल टू क्या लिखूंगा, NCP ln क्या बच गया, T2 बाई T1। और हमें पता ln है, ln मतलब किसका बेस है बेटा, E का बेस है। और हमें पता है कैलकुलेशन में हम बेस E का यूज करते हैं, 10 का बेस यूज करते हैं। तो ln को यानी log E बेस को log 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, डेल एस इक्वल टू क्या हो गया, 2.303 NCP और क्या हो गया log T2 बाई T1। समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो। तो डायरेक्टली फॉर्मूला रटोगे, थोड़ा टिपिकल रहेगा काम, क्लियर। चलो बेटा थर्ड कंडीशन देखते हैं, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा होता है बेटा, सम आयतनिक प्रक्रम, ध्यान है ना। और सम आयतनिक प्रक्रम आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहा है तो V इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, ध्यान है ना, V इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट है मतलब इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, क्लियर। और हमें पता वॉल्यूम की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन काम में लेंगे या नहीं लेंगे, लेंगे बेटा। तो अपना कंप्लीट फॉर्मूला तो क्या था, NCV ln T2 बाई T1 प्लस क्या कहा था बेटा, NR ln V2 बाई V1, यस और नो। हमें पता है बच्चों वॉल्यूम अगर इक्वल है, वॉल्यूम अगर इक्वल है तो देखो V2 V1 इक्वल है, यहाँ क्या आएगा 1 और log 1 क्या होता है बेटा 0। तो ये वाला स्टेप उड़ा दो, ये 0 के इक्वल हो गया। तो फाइनली क्या बच गया, डेल एस इक्वल टू NCV ln T2 बाई T1। और हमें पता है इसको 10 के बेस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करिए। तो क्या लिख सकते हैं बेटा इसे, 2.303 NCV log T2 बाई T1। समझ में आ गया, यस और नो, बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर। कोई डाउट नोट करो फटाफट। और कोई डाउट किसी के, फटाफट। अमन, आर्यन, आयुष, दीपिका, दृष्टि, हर्ष, जतिन, जयंत, कुमकुम, सोहेल, मोनिका, मुकेश, निकिता, सैनी, पूजा, प्रदीप, प्रज्ञा, प्रेम, पुष्पेंद्र, रितु, विकास। और दूसरी वाली मनीषा नहीं है क्या, अच्छा वो रिविजन क्लासेस अटेंड करती है। चलो बेटा कर लिए नोट, अरे वो जान दे क्या। एक तो बेटा आपको याद हो तो जैसे नाइट में मैंने आपको एक लिंक सेंड किया था क्या, अपने टेलीग्राम चैनल का, ओके। वो बच्चों कोचिंग के नाम से नया टेलीग्राम चैनल अपने बनाया है। उसका फ़ायदा ये है बच्चों, वो व्हाट्सअप से ज़्यादा बेटर है, ओके। किसी एक दो बच्चे का मैसेज भी आया था, सर व्हाट्सअप पे नहीं होगा क्या, बिल्कुल बेटा होगा। कुछ बाहर के बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनका भी बार बार मैसेज आता है कि सर हमें भी लेक्चर सेंड करो, ये सेंड करो, तो उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए बेटा, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारा करियर बन जाए, उससे बेटर कुछ नहीं हमारे लिए। तो व्हाट्सअप पे सभी बच्चों को सेंड करना पॉसिबल नहीं है, टेलीग्राम पे थोड़ा ईजी है, क्लियर। मैं फिर बच्चों को कहना चाहता हूँ, व्हाट्सअप पे जो पर्सनली ओनली अपनी कोचिंग के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी होगी वो अपने कोचिंग वाले व्हाट्सअप ग्रुप पे जो मैंने लिस्ट बना रखी है उसमें होगा। और जो टेलीग्राम चैनल है वो अपने बच्चों के साथ साथ बाहर के बच्चों के लिए भी अवेलेबल होगा। उसमें कंप्लीट जो आपको जो भी स्टडी मटेरियल है बेटा अवेलेबल करवाएंगे, चाहे लेक्चर्स हो चाहे क्वेश्चन बैंक हो, ठीक है। और आपको ट्राई करेंगे कि जैसे क्विज तो हर पर डे आपको सेंड करूंगा ही करूंगा, आपको एक पेपर भी सेंड करेंगे। उस पेपर में आपको क्या करना है, आपको जो अपने माइनर टेस्ट हो चुके हैं अलग से कुछ नहीं करना, आपको वो टेस्ट पेपर आपको सोल्व करके देखना है, चाहे वो पहले अपने माइनर टेस्ट के साथ बच्चे ने दे रखा हो या नहीं दे रखा हो। उससे फ़ायदा ये मिलेगा, ये लास्ट टाइम है, आपको ये पता चलना चाहिए इस चैप्टर में मेरे में क्या कमी है। सपोज करो जैसे चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ाया था मोल कॉन्सेप्ट, मान लो दिवाली समथिंग, तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, बिना पढ़े वो टेस्ट पेपर दो। जिस बच्चे को कॉन्फिडेंस है कि मुझे मोल आता है, बिना पढ़े पेपर दो। जिस बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं है कोई दिक्कत नहीं, एक बार कॉपी रिवाइज करके फटाफट फिर पेपर दे सकता है, क्लियर। अगर किसी बच्चे को कॉन्फिडेंस था, उसने पेपर अटेम्प्ट किया, तो बच्चे को आइडिया लग जाएगा कि मैं कहाँ एग्जिस्ट कर रहा हूँ। इससे फ़ायदा ये मिलेगा, मान लो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पर बच्चे के 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों गलत हो गए, ठीक है, या फिर क्या ड्यूमा जेल्डोल मेथड वाला क्वेश्चन गलत हो गया, तो बच्चे को पता चल जाएगा
बाकी क्वेश्चंस मेरे सही है, इसका मतलब बाकी पोर्शन तो मेरा ठीक है। इन पार्ट में मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं, मेरे 5 नेगेटिव या मैंने छोड़े हैं, अटेम्प्ट नहीं किए, पता चल जाएगा एक्चुअल चैप्टर में मेरे प्रॉब्लम कहाँ है। तो पूरे चैप्टर में पूरा दिन खराब करने की बजाय बच्चा क्या कर सकता है, मैक्सिमम 10-20 मिनट में वो कंटेंट देख के काम चला सकता है। ओके, ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि पर डे करूँगा बेटा, ताकि जो अपने जून के फर्स्ट वीक में डेट अनाउंस कर दूंगा, मेजर टेस्ट स्टार्ट करेंगे अपना, सारा रिविजन उसमें भी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले बच्चे को आइडिया लग जाए कि मेरी कौन सी प्रॉब्लम मेरे किस चैप्टर में है। बात समझ में आई क्या? तो डेली जो पेपर सेंड करूंगा वो सोल्व करके देखना है, आइडिया लग जाएगा जो पीछे पढ़ाया जा चुका है वो मुझे आता है या नहीं आता, आता है तो थोड़ी बहुत जो इसमें कमी है वो कहाँ पर है, ताकि पूरे चैप्टर में टाइम वेस्ट ना कर मैं 10-20 मिनट में वो पार्ट मैं कर सकूँ। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये ध्यान रखना बच्चों, जिन बच्चों ने नहीं कर रखा है वो बच्चे टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उस पर क्लिक करके अपनी कोचिंग का जो चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना बेटा, ठीक है? आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। एक बेटा व्हाट्सएप पे क्या होता है एक्चुअल में, जो कई बार मोबाइल से कोई फाइल गलती से डिलीट हो जाती है वो फिर ग्रुप में भी डिलीट हो जाती है, लेकिन इसमें आपको ये फ़ायदा मिलेगा जो कंटेंट हमने डाला है आप 1 महीने बाद भी अगर उसको हेल्प लेना चाहोगे तो वो अवेलेबल रहेगा, वो उसमें डिलीट नहीं होता। क्लियर? और वो सारा बंदोबस्त हमने कर रखा है, कौन ऐड है क्या ऐड है वो किसी को पता नहीं है, हम 2-3 बंदों के अलावा, ठीक है बेटा? तो ये ध्यान रखना, मस्त होके उसको सब्सक्राइब करके ऐड हो जाना, फ़ायदा मिलेगा। चलो बेटा 4th कंडीशन देखते हैं बेटा, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। बच्चों देखो आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर मैं बात करूं बेटा तो देखो क्या करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट तो क्या होगा बेटा T1 = T2, यस और नो? अरे टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो दोनों टेम्परेचर इक्वल होंगे या नहीं होंगे? होंगे बेटा। क्लियर? अब देखो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं क्या कह सकता हूं बेटा, इसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा है, एक तो अपने फॉर्मूला क्या लिखा है बेटा, NCP-ln, NCP-ln T2/T1 प्लस क्या लिखूंगा, NR-ln क्या लिखेंगे बेटा, P1/P2, क्योंकि Cp बोला है तो प्रेशर लूंगा, प्रेशर P4 पहले वाला प्रेशर पहले। एक फॉर्मूला हमने ये लिखा है और एक फॉर्मूला क्या लिखा है बेटा, NCV-ln T2/T1 प्लस क्या करूंगा, NR-ln V2/V1। ये पूरा इसलिए लिखा रहा हूं ताकि बच्चे को रटना नहीं पड़े। क्लियर? अब हमें पता टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ये वाला स्टेप क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, यहां पर ये वाला क्या हो गया, 0 हो गया बेटा। क्लियर? तो फाइनली मेरे पास बच क्या गया, ∇S = क्या करेंगे बेटा, यहां क्या बच गया, NR-ln क्या हो गया, P1/P2, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, इसके अकॉर्डिंग बात करूं या तो मैं ये दे सकता है और वॉल्यूम के टर्म में मैं क्या लिख सकता हूं इसे, NR-ln क्या करूंगा, V2/V1। समझ में आ गया बेटा? क्लियर? और यही जो फॉर्मूला है डायरेक्ट फॉर्मूला ये पूछा जा चुका है बेटा नीट 2016 में। क्लियर? एंट्रोपी के लिए कौन सा रिलेशन है करेक्ट है, आ गया समझ में? क्लियर? ठीक है बेटा। और हमें पता है log 10 के बेस में लिखें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ∇S = क्या लिखेंगे, 2.303 NR log क्या लिखेंगे, P1/P2, या फिर अपन क्या लिखेंगे 2.303 NR log V2/V1। समझ में आ गया बेटा? क्लियर? या तो हमें 2 प्रेशर दे देगा या फिर क्या देगा, 2 वॉल्यूम देगा, जैसी कंडीशन दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करके स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? नोट करो फटाफट। कर लिया? अरे आगे बढ़े, बुझान दे बेटा। चलो अब बच्चों इसकी ज़रूरत नहीं है, बस ये इसलिए लिखाया था ताकि आपको रटना नहीं पड़े क्या कि ये कैसे है वो कैसे है। तो पहले मैंने कंडीशन लिखाई है, किसको हटाना है, क्यों हटाना है, कैसे हटाना है, ये एक एक चीज़ मैंने बताई है। चलो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं बेटा, नंबर 5 लिखो बेटा, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। बच्चों देखो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बात करें तो बच्चों देखो कॉन्सेप्ट एक एक हमें ध्यान होना चाहिए। क्या एंट्रोपी के लिए अपन ने क्या लिखा है, ∇S = क्या होता है बेटा, Q/T,
यस और नो, एक फॉर्मूला आपने लिखा था। एडियाबेटिक प्रोसेस बोल दे तो मैंने क्या कहा था, देखते ही कर देना Q इक्वल टू 0। अरे याद है ना, क्लियर, मैंने स्टार मार्क भी किया था इसे। एडियाबेटिक नाम देखते ही सबसे पहले Q इक्वल टू 0 कर देना। ओके, तो Q इक्वल टू 0 है तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, यहां से Q अगर 0 है तो देखो डेल एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से क्या करेंगे, T को डिवाइड करेंगे तो डेल एस क्या होगा बेटा 0। अगर डेल एस 0 है तो हमें पता है डेल एस 0 का मतलब क्या है, एंट्रोपी में चेंज 0 है। एंट्रोपी में चेंज 0 है, इसका मतलब क्या है बेटा, एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है। यस और नो, और अगर एंट्रोपी अगर कांस्टेंट है तो इसे बोला जाता है आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। क्या कहा बेटा, इसे क्या बोलते हैं, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। सम एंट्रोपिक परक्रम स्टार मार्क कर रहा हूं बेटा। डायरेक्टली पूछता है क्या, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस कौन सा होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस। काम खत्म। सम एंट्रोपिक परक्रम, जहां पर एंट्रोपी क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट क्यों रहेगी, क्योंकि डेल एस 0 है। डेल एस 0 क्यों है, क्योंकि Q 0 है। Q 0 क्यों है, क्योंकि प्रोसेस कौन सा है, एडियाबेटिक प्रोसेस है बेटा। क्लियर, ठीक है, तो ध्यान रखना। और जहां सेम सी चीजें है, मैं हमेशा कहता हूं बेटा दिमाग में थोड़ा सा उसको सेट जरूर किया करो, यहां ऐसा वहां वैसा है। क्या मैंने कहा था, एक बार पीछे नाम आया था आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस। आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस, सम एंथैल्पिक प्रक्रम भी कौन सा होता है, एडियाबेटिक ही होता है। यस और नो, नो कौन सा होता है, आइसो, ध्यान है ना, अरे आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर सेम होगा तो डेल टी 0, डेल टी 0 तो टी हमें पता है बेटा कांस्टेंट, तो डेल टी 0, डेल टी 0 तो डेल यू 0, तो डेल एच क्या होगा बेटा, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस कौन सा है और आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस कौन सा है बेटा, ध्यान रखना। मैंने क्या कहा समझ में आ गया। तो आइसो एंथैल्पिक बोले, आइसो एंथैल्पिक तो कौन सा है बेटा, यानी आइसोथर्मल को बोलते हैं, आइसो एंथैल्पिक भी बोलते हैं। क्लियर, और आइसो एंट्रोपिक बोले वो कौन सा होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस। समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, क्या, यानी ड्यूरिंग द फेज कन्वर्जन, ठीक है, ड्यूरिंग द फेज कन्वर्जन समझते जाना। ड्यूरिंग द फेज कन्वर्जन की अगर मैं बात करूं बेटा तो देखो कैसे करेंगे फेज कन्वर्जन। बच्चे से पूछा जाता है फेज कन्वर्जन में चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, और बच्चा इस बात को रटता है, ऐसे होगा वैसे होगा वैसे होगा, और बच्चे की गलती भी नहीं है। क्या बच्चे को बताते हैं इस कंडीशन में ये फॉर्मूला, उस कंडीशन में वो फॉर्मूला, लेकिन रटना तो है ही नहीं बच्चों। कैसे समझना इस बात को, फेज कन्वर्जन की बात कर रहा है, ये पॉइंट पहले भी आया था, आपको याद है बेटा। तो मैंने क्या कहा था, एट फेज कन्वर्जन पॉइंट, मैं क्या कह सकता हूं, एट फेज कन्वर्जन पॉइंट। फेज कन्वर्जन पॉइंट पर हमें पता है बच्चों, अरे क्या होता है फेज कन्वर्जन पॉइंट पर, हमें पता है टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। अरे याद है ना, जैसे अपन ने कहा था वाटर का वेपराइजेशन किस पॉइंट पर स्टार्ट होगा बेटा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स टेम्परेचर इस पर होगा तो इसी पर स्टार्ट होगा। मैंने कहा फेज कन्वर्जन पॉइंट, अवस्था परिवर्तन बिंदु, अरे हमें पता है 99 तक तो वो लिक्विड ही कंसिडर होता है, 100 पहुंचते ही क्या होता है, लिक्विड से वेपर यानी गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो लिक्विड से गैस यानी वेपर फेज। अरे अवस्था परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, फेज कन्वर्जन हुआ बेटा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm मानते हैं, वही आ गया समझ में, क्लियर। और हमें पता है बेटा क्या कह देंगे, एक चीज अपने और लिखी थी, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर हमें पता है बच्चों जो Q होता है, Q को अपन ने क्या लिखा था, डेल H लिखा था। यस और नो, अरे याद है ना, कांस्टेंट प्रेशर पर Q क्या था बेटा, डेल H के इक्वल। क्लियर, बस इतना बच्चे को ध्यान है तो हमारा काम हो गया। हमें पता है बेटा एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T। क्लियर, हमें पता फेज कन्वर्जन की बात कर रहे हैं यानी कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो Q को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, डेल H, और अपॉन में क्या है T, तो यहां से क्या लिखेंगे, डेल H इक्वल टू डेल H अपॉन T होगा बेटा। समझ में आ गया। अब मैंने कहा रटने वाली बात है, बच्चे को अलग अलग प्रोसेस देगा, जैसे फ्यूजन की बात करें तो क्या होगा, वेपराइजेशन की क्या होगा, या फिर सब्लिमेशन के लिए क्या होगा। तो बच्चा रटता है लेकिन रटना तो है ही नहीं। एक ही चीज ध्यान रखनी है, क्या, जिस प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी बोल रहा है, पूछ रहा है, उसके लिए डेल H और उसके लिए टेम्परेचर क्या है, काम खत्म। मैंने क्या कहा, जिस प्रोसेस के लिए क्या करेगा, चेंज इन एंट्रोपी पूछेगा, उसके लिए चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा और टेम्परेचर क्या होगा। बस कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है बेटा। कैसे, अगर हम बोले बेटा फॉर फ्यूजन, क्या कहा मैंने, फॉर फ्यूजन, इसको मेल्टिंग भी बोल देते हैं, ध्यान रखना। क्या कहा, फ्यूजन या मेल्टिंग यानी गलन पिघलने के लिए बच्चों, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डेल एस फ्यूजन। डेल एस फ्यूजन के लिए मैं क्या कहूंगा, तो फ्यूजन के लिए चेंज इन एंट्रोपी बोल रहा है तो
डेल एच भी क्या लिखेंगे, फ्यूजन वाला ही यूज करेंगे। तो डेल एच फ्यूजन अपॉन क्या करेंगे, टेम्परेचर, यानी फ्यूजन के लिए टेम्परेचर कितना है, मेल्टिंग के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर। एक कंडीशन हमें क्या बोलेगा बेटा, फॉर वेपराइजेशन, वाष्पीकरण के लिए। वेपराइजेशन की बात करें तो मैंने क्या कहा, जैसा प्रोसेस है तो मैं क्या लिखूंगा, डेल एस वेपराइजेशन इक्वल टू क्या होगा, डेल एच भी वही यूज करना है, अपॉन टेम्परेचर भी वेपराइजेशन वाला ही यूज करना है। समझ में आ गया बेटा, क्लियर। एक कंडीशन हमें क्या बोलेगा बेटा, फॉर सब्लिमेशन, फॉर सब्लिमेशन हिंदी में इसे क्या कहते हैं, उर्दू है पातन। बच्चा कहेगा सर ये है क्या, क्या सीन है ये सब है। बच्चों कोई दिक्कत नहीं, नोट लगा के लिखा दूंगा इनका मतलब क्या होता है, किसी बच्चे को ध्यान ना हो बाय द वे तो काम आएगा, क्योंकि बच्चे को यही नहीं ध्यान है फ्यूजन, मेल्टिंग, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन ये सब क्या है तो अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, बता दूंगा मैं। तो देखो क्या लिखेंगे, डेल एच सब्लिमेशन की बात कर रहा है तो क्या करेंगे बेटा, डेल एच भी सब्लिमेशन वाला ही यूज करना है, अपॉन टेम्परेचर भी क्या करना है, सब्लिमेशन वाला ही यूज करना है। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। कोई डाउट, नोट करो फटाफट। अमन क्या कहा, एडियाबेटिक में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल अलग अलग नहीं होते क्या, नहीं बेटा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ओनली क्या करता है, आइसोथर्मल में ही कंसिडर करता है। एडियाबेटिक में तो क्या होता है, अरे वो आइसोलेट ही होता है, तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का कोई रोल नहीं करता बेटा, ठीक है। नोट करो फटाफट। जानते क्या, चलो ये अपने बात की बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कैसे करना है, क्या करना है, और जो फेज कन्वर्जन वाला है उसमें हमें कैसे करना है, ठीक है। चलो अब ये जो मैंने बोला बच्चों, देखो क्या, जो बच्चे फ्रेशर है या फिर उनको आइडिया नहीं है कैसे करना है क्या करना, उनके लिए खासकर काम आएगा, ये ध्यान रखना जो अभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक सी बात ध्यान नहीं है तो बेटा आगे तो अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे। कैसे, तो देखो बेटा ऐसे, एक तो ये ध्यान रखना बेटा, क्या फर्स्ट पॉइंट में बोल रहा हूं, देखो कैसे करना, क्या करना। मान लो कोई सॉलिड है बेटा, ठीक है, कोई सबस्टांस सॉलिड यानी ठोस अवस्था में है, अगर वो सॉलिड से क्या हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। क्या कहा, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, लिक्विड, क्लियर। या फिर लिक्विड से क्या हो रहा है, वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, क्लियर। चलो बेटा, तो देखो ये जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए फ्यूजन, गलन, या फिर मेल्टिंग वर्ड भी यूज करता है, पिघलना, क्लियर। क्या कहा, फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। अरे सीधी सी बात, आप आइस का एग्जांपल ले सकते हो, नेचर में जो फेमस एग्जांपल है उसको समझ लिया करो इमेजिन करने के लिए। कैसे, आइस अगर सॉलिड फॉर्म में होगी उसका फ्यूजन होगा, मेल्टिंग होगी तो क्या होगा, वाटर में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी, नहीं होगी, होगी बेटा, क्लियर। लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन, वाष्पीकरण, यानी वेपर में कन्वर्ट होगा गैस फॉर्म में, क्लियर। लिक्विड क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, नहीं होता, होता है बेटा, क्लियर। अब इसका अपोजिट मैं बोलूं, अपोजिट कैसे बेटा, अगर गैस है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, इसे संघनन, ओके, क्या कहते हैं, संघनन। और हमें पता है बच्चों क्या, लिक्विड को अगर क्या हो सॉलिड में कन्वर्ट करना हो तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं,
फ्रीजिंग यानी जमना। बात समझ में आ गई, क्लियर। एक बच्चों नाम आया यहाँ पर सब्लिमेशन, डी सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड को अगर डायरेक्टली क्या करो आप गैस में कन्वर्ट कर दो तो इसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। क्या कहा, सब्लिमेशन, क्लियर, ठीक है। या इसका अपोजिट कर दो बेटा, अपोजिट कर दो, गैस को डायरेक्टली क्या करो सॉलिड में कन्वर्ट कर दो, इसे क्या बोलते हैं, डी सब्लिमेशन, वी ऊर्ध्वपातन। क्या कहा, डी सब्लिमेशन या वी ऊर्ध्वपातन। ओके चलो बेटा, एक दो ये बेसिक पॉइंट जरूर ध्यान रखना, क्योंकि मैंने क्या कहा ऐसी चीजें क्वेश्चन में चल के देगा नहीं, बच्चे को खुद आइडिया होना चाहिए। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो क्या कहेंगे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर क्या होगा बेटा, अरे कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर कितना होता है 373.15 केल्विन, क्लियर। या फिर बच्चों आपसे बोले क्या, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, अरे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर क्या होगा 273.15 केल्विन, क्लियर, ठीक है। या फिर हमें क्या देगा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट या एमपी, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ये भी कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन। समझ में आया बेटा, क्लियर। तो ये बेसिक सी बात है बेटा, मैक्सिमम बच्चों को तो ध्यान है, लेकिन किसी बच्चे को आइडिया नहीं है तो क्वेश्चन में अप्लाई कर नहीं पाएगा। नोट कर लो फटाफट। छाप दिए बेटा, अरे छाप दिए गया, बुझाने दे। चलो तो ये अपने बात की है एंट्रोपी, या फिर अलग अलग प्रोसेस के अकॉर्डिंग चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, कैसे होता है। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर। चलो बेटा अब बात करते हैं इन पर क्वेश्चन हमें कैसे पूछ सकता है। लिखो बेटा, लिखो क्वेश्चन लिखो। 1 मोल आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड अप टू 1 mole ideal gas is expanded up to 3 times volume. 1 mole ideal gas is expanded up to 3 times volume at 27 degree Celsius constant temperature. At 27 degree Celsius constant temperature. At 27 degree Celsius constant temperature. Then calculate the change in entropy during this process. Then calculate the change in entropy during this process. हिंदी में लिखो बेटा, 1 मोल आदर्श गैस को, 1 मोल आदर्श गैस को 1 मोल आदर्श गैस को 27 डिग्री सेल्सियस नियत ताप पर, 1 मोल आदर्श गैस को 27 डिग्री सेल्सियस नियत ताप पर 3 गुना आयतन तक प्रसारित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है। तो इस प्रक्रम के दौरान एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात करो। तो इस प्रक्रम के दौरान एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात करो। तो इस प्रक्रम के दौरान एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात करो। लिख लिया बेटा। देखो कैसे करना, क्या करना। सबसे पहले तो बच्चे के दिमाग में आना चाहिए क्या, मुझे एक कांस्टेंट टेम्परेचर दे रखा है और क्या करना है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते हैं बेटा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, सीधी सी बात है बेटा, देखो क्या करेंगे, एन CV या CP ln T1/T2 वो तो गया, अरे ऐसा नो, मैंने क्या कहा, एन CV हो चाहे CP हो, ln T2/T1। पहली बात तो किसकी बात कर रहा है, 3 गुना आयतन तक, 3 टाइम्स वॉल्यूम, यानी V वाला स्टेप काम में लेना है, V वाला मतलब CV वाला, क्लियर। तो कंप्लीट फॉर्मूला क्या होगा, डेल S इक्वल टू एन CV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। अब हमें पता टेम्परेचर कांस्टेंट है तो T1 T2 गया, यानी पहले वाला स्टेप तो गया, बाकी क्या बच गया, ओनली V2/V1 वाला। यस और नो, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, डेल S इक्वल टू क्या लिखूंगा, NR ln क्या होगा, V2/V1। यस और नो। अब हमें पता है 10 के बेस में अगर यूज करें तो क्या करेंगे बेटा,
2.303 NR और क्या लिखेंगे log V2 बाई V1, यस और नो। अब वैल्यू पुट करेंगे या नहीं करेंगे, तो डेल एस इक्वल टू 2.303 मोल कितने बोल रहा है बेटा 1 मोल, आर क्या गैस कांस्टेंट 8.314, क्योंकि हमें पता है एंट्रोपी भी क्या है एनर्जी की ही फॉर्म है, तो जूल वाली या कैलोरी वाली यूज करेंगे बेटा। तो 8.314 मल्टीप्लाई बाई लॉग है बच्चों, देखो V1 को अगर मैं V मानूं तो 3 टाइम वॉल्यूम तक क्या कर रहा है एक्सपेंड कर रहा है, प्रसारित कर रहा है। इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम अगर V है तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा 3V। अरे यस और नो, समझ रहे हो ना। V से बेटा V को अगर उड़ा दे तो देखो क्या हो जाएगा, यहां से करें अपनी चाणक्य नीति याद है ना बेटा, क्या 2.303 मल्टीप्लाई बाई 8.314 कितना होता है रे 19.2, यस और नो। और हमें पता है बच्चों ये वैल्यू हमें पता जूल में आ ही जाएगी क्योंकि हमने जूल वाली यूनिट यूज की है, क्लियर, ठीक है बेटा। और हमें पता है यहाँ क्या बच गया log 3 कितना होता है बेटा 19.2 मल्टीप्लाई बाई log 3 कितना होता है 0.48 और ये जूल में वैल्यू आएगी। वही बच्चों देखो एग्जेक्ट करके टाइम पास करने की जरूरत नहीं है कि मैं तो पूरा करके ही रहूंगा। 0.48 लगभग कितना हो गया 0.5 मतलब कितना हो गया बेटा, अरे हाफ हुआ या नहीं हुआ 1/2 हो गया। और इसका अगर हाफ लेते तो हमें पता बेटा कितना लेंगे, देखो 9.5 होता, 9.5 होता तो कितना होता बेटा 19, ठीक है। और इससे ज़्यादा यानी कितना हो जाएगा 9.6 जूल के रेस्पेक्ट में वैल्यू आ जाएगी, जूल पर वही केल्विन में आएगी बेटा, क्योंकि हमें पता जूल पर केल्विन इसकी यूनिट होती है। समझ में आ गया, जूल पर केल्विन समझ में आ गया, यस और नो। आंसर आया किसी बच्चे का, नोट करो फटाफट। अच्छा उससे थोड़ा कम आएगा बेटा शायद, क्योंकि हमें पता है ये तो कब होता जब एग्जैक्ट 0.5 होता, ठीक है। इससे कुछ कम आएगा क्या, आंसर आएगा किसी बच्चे का, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, उससे कम आएगा। आयुष 9.6, ठीक है। ऋतु ठीक है बेटा। दृष्टि, अरे दूरदृष्टि क्या कर रही है। शाहरुख ठीक है। प्रेम यूनिट अपोजिट कर दी बेटा, जूल पर केल्विन। अमन ठीक है। कुमकुम अरे क्या कर रही है भाग्य कुमकुम। विकास पुरुषोत्तम अरे बेटा ये क्या कर रहा है अरे, चलो कर ली नोट, चलो वो जान दो क्या। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, लिखो 2 मोल आइडियल गैस, 2 मोल आइडियल गैस, 2 मोल आइडियल गैस is compressed, 2 मोल आइडियल गैस is compressed from 2 atm to 12 atm, 2 मोल आइडियल गैस is compressed from 2 atm to 12 atm pressure, 2 मोल आइडियल गैस is compressed from 2 atm to 12 atm pressure at 300 Kelvin constant temperature, at 300 Kelvin constant temperature, at 300 Kelvin constant temperature. Then calculate the change in entropy during this process, then calculate the change in entropy during this process. हिंदी में लिखो बेटा, 2 मोल आदर्श गैस को, 2 मोल आदर्श गैस को, 2 मोल आदर्श गैस को 300 केल्विन नियत ताप पर, 2 मोल आदर्श गैस को 300 केल्विन नियत ताप पर 2 एटीएम से 12 एटीएम दाब तक संपीड़ित किया जाता है, 2 एटीएम से 12 एटीएम दाब तक संपीड़ित किया जाता है। तो इस प्रक्रम के दौरान एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात करो, तो इस प्रक्रम के दौरान एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात करो, लिख लिया बेटा। चलो बात करते हैं बच्चों, देखो क्या करना है। सबसे पहले देखो बच्चे को क्वेश्चन की लैंग्वेज कहाँ से पकड़नी है, क्या करना है। चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात करो। एक बात तो श्योर है सर मुझे डेल एस वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। अब कौन सा लगाऊं, सर ने कई सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, कौन सा काम में लेना है कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर वाला काम में लेना है। और मुझे इसमें क्या बोला है 2 एटीएम से 12 एटीएम, कांस्टेंट टेम्परेचर में भी 2 कंडीशन होती है, प्रेशर की टर्म में और वॉल्यूम की टर्म में, यानी मुझे ओनली एंड ओनली कौन सा लेना है बेटा, प्रेशर वाली कंडीशन काम में लेनी है, क्लियर। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा डेल एस, डेल एस इक्वल टू क्या होगा बेटा NR ln
P2/P1 या P1/P2? मैंने क्या कहा था कंफ्यूजन से बचने के लिए, P4 पहले वाला प्रेशर पहले, तो क्या लिखूंगा बेटा P1/P2। यस और नो? लोग 10 के बेस में कन्वर्ट करें तो इसे क्या लिखेंगे 2.303 और क्या लिखेंगे NR log, क्या लिखूंगा बेटा P1/P2। बस वैल्यू पुट करो और सोल्व करो। डेल S इक्वल टू 2.303, ऐसा कैसा? n हमें पता है कितना दे रखा रे 2 मोल, r क्या होगा 8.314 मल्टीप्लाई बाय log क्या करेंगे P1 पहले वाला कितना दे रखा 2 और फाइनल प्रेशर कितना दे रखा है बेटा 12 atm बोल रहा है ना, ठीक है बेटा। तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, वही अपनी चाणक्य नीति। कैसे? अरे इसको अगर हम सोल्व करें बेटा कितना आता है, अरे 19.2 आएगा नहीं आएगा, 19.2 मल्टीप्लाई बाय 2n कितना हो गया 38.4। यस और नो? क्लियर? मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे log, इससे अगर करें बेटा ये कितना 6 यानी log 1/6 जूल पर केल्विन। क्लियर? बात समझ में आ रही है ना? ठीक है बेटा। और हमें पता इसे सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे बच्चों 38.4 मल्टीप्लाई बाई log 1/6 को क्या करूंगा माइनस log 6 जूल पर केल्विन। यस और नो? अरे ध्यान है ना? और हमें पता है बच्चों माइनस देखो मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और log 6 कितना होता है बेटा, अगर बच्चे को नहीं आइडिया हो तो मैंने कहा था इसके टुकड़े टुकड़े कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 log 2 प्लस log 3, log 2 कितना होता है 0.30, log 3 कितना होता है 0.48 यानी कितना हो जाएगा 0.78। यस और नो? यानी इसकी जगह क्या लिखूंगा 0.78 जूल पर केल्विन। यस और नो? अब वही अपनी अप्रोक्स चाणक्य नीति बेटा। कैसे? तो ऐसे समझना, 38 को क्या मान ले बेटा 40 मान ले, 40 मान ले, ये मान लो 40 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 0.78 को मैं क्या मानूं बेटा, अगर मान लो 0.8 मान लूं तो मैंने क्या कहा 0.0 तो इससे गया, इससे करता तो मुझे पता है कितना आता 32 आता नहीं आता 32 आता, लेकिन हमें पता है ये 40 से कम है, ये 0.8 से थोड़ा कम है, इसका मतलब कितना आएगा 32 से थोड़ा सा कम वाला ऑप्शन चूज कर लो, समथिंग कितना हो जाएगा बेटा 30 जूल पर केल्विन। समझ में आ गया? यस और नो? ऑलमोस्ट कर लेना, ऑप्शन पास हो तो ही टाइम वेस्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना बेटा। नोट करो फटाफट। आंसर आया बच्चों का? क्या आंसर है? विकास पुरुषोत्तम ठीक है, निकिता ठीक है बेटा, गौरव ठीक है, दूरदृष्टि ठीक है बेटा माफ़ कर दिया, कुमकुम ठीक है, अमन ठीक है, दूरदृष्टि साइन का ध्यान रहे, ऋतु बहुत आगे चली गई बेटा, आयुष ठीक है, नोट करो फटाफट। कर लिए? गुजारने दे, कर लिए बेटा नोट? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा जिंदगी में। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो 1 मोल डायटोमिक गैस is compressed, 1 mole diatomic gas is compressed up to its half volume. 1 mole diatomic gas is compressed up to its half volume and heated up to 2 times temperature, and heated up to 2 times temperature. Then calculate एक मोल द्विपरमाणु गैस को आधे आयतन तक संपीड़ित किया जाता है। एक मोल द्विपरमाणु गैस को आधे आयतन तक संपीड़ित किया जाता है। अच्छा सोहेल का भी आंसर आया था क्या? गौरव सोहेल ठीक है, वेरी गुड बेटा, बस ट्राई किया करो, टेंशन मत लो, आंसर सही हो गलत हो नो टेंशन, ट्राई करना सीखो। बट क्या कहा,
1 मोल द्विपरमाणु गैस को आधे आयतन तक संपीड़ित किया जाता है, आधे आयतन तक संपीड़ित किया जाता है तथा 2 गुने ताप तक गर्म किया जाता है, तथा 2 गुने ताप तक गर्म किया जाता है, तो इस प्रक्रम के दौरान एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात करो। तो इस प्रक्रम के दौरान एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात करो। जतीन क्या कर रहा है, फोकस रख, क्या बोला है, 1 मोल डायटोमिक गैस इज कंप्रेस्ड अप टू हाफ वॉल्यूम एंड हीटेड अप टू ट्वाइस टेम्परेचर, देन कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी इन दिस प्रोसेस। काम खत्म, आ गया समझ में? चलो बेटा, अरे बच्चों देखो अब बात करते हैं, सबसे पहले बच्चे के दिमाग में आए क्या, मैं बच्चों तुम्हें कुछ हिंट जरूर बताता हूं, देखते दिमाग में स्ट्राइक करे। क्या सर ने कहा था, एटोमिसिटी नाम देखते ही, परमाणुता नाम देखते ही सीपी और सीवी दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? एटोमिसिटी यानी परमाणुता देखते ही मोनो एटोमिक, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक जो भी है, एक परमाणु, द्विपरमाणु, बहुपरमाणु, मैंने क्या कहा था बेटा? एटोमिसिटी देखते दिमाग में क्या आना चाहिए? सीपी या सीवी, यस और नो। अरे मैंने ट्रिक लिखाई थी। तो एक बात तो श्योर है, मुझे वो फॉर्मूला इंक्लूड करना है जिसमें सीपी या सीवी इंक्लूड होगा। अब दोनों में से कौन सा करूं? देखो बेटा, वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है, मतलब किसको काम में लेंगे? सीवी को काम में लेंगे, यस और नो। और सीवी को काम में लेंगे तो हमें पता वॉल्यूम भी 2 टाइप के है या नहीं है? है बेटा, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा? इसका मतलब डेल एस इक्वल टू क्या करूंगा? एन सीवी एल एन T2/T1 प्लस क्या करूंगा बेटा? NR/LN V2/V1, यस और नो। अरे ध्यान है ना? ठीक है बेटा। देखो अब इसे log 10 की टर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे? 2.303 हमें पता है बच्चों, NCV, और क्या लिखेंगे? log T2/T1, और प्लस क्या करेंगे बेटा? 2.303, और हमें पता है बेटा NR और log V2/V1। समझ में आ गया? क्लियर? चलो अब इसकी वैल्यू पुट करें बेटा, तो क्या करेंगे? देखो डेल एस इक्वल टू 2.303, ऐसा कैसा? मोल, मोल मुझे कितना दे रखा है? 1 मोल। और बोला है बेटा सीवी, अरे डायटोमिक गैस के लिए सीवी कितना होता है बेटा? याद है ना? 5/2R, 7/2R। एक एक चीज अपने पढ़ी है, सीक्वेंस से ध्यान रखना बेटा। कैसे? क्या? मोनोएटोमिक, डायटोमिक और लीनियर पॉलीएटोमिक और नॉन लीनियर पॉलीएटोमिक। सीवी और सीपी की बात कर रहा हूँ। सीक्वेंस से बोलूंगा सीवी कितना? 3/2R। किसके लिए? सबसे पहले मोनोएटोमिक की बात कर रहा हूँ, 3/2R। सीपी कितना? 5/2R। काम खत्म। क्लियर? फिर डायटोमिक, लीनियर और क्या लीनियर वाली पॉलीएटोमिक क्या करेंगे? सीवी 5/2R और सीपी 7/2R। काम खत्म। नॉन लीनियर पॉलीएटोमिक क्या करेंगे? 6/2R या और क्या करेंगे बेटा? 8/2R। अरे ध्यान है ना? यस और नो? क्लियर? ये सीक्वेंस दिमाग में सेट रखा करो। तो मुझे क्या चाहिए? सीवी चाहिए, लेकिन वो किसके लिए चाहिए? डायटोमिक के लिए चाहिए। तो बेटा क्या करेंगे? 5/2R, यस और नो? तो 5/2R लिख दूं, मल्टीप्लाई बाय लॉग है। और देखो बच्चों क्या कर रहा है, यानी हीट कर रहा है कितने टेम्परेचर तक? 2 टाइम्स, डबल टेम्परेचर तक। तो इनिशियल टेम्परेचर T हो तो फाइनल कितना होगा? 2T, यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा। प्लस 2.303 मल्टीप्लाई बाय मोल कितना है? 1, और R कितना बेटा? वही 8.314 मल्टीप्लाई बाय लॉग है। और हमें पता है बेटा कंप्रेस कर रहा है, कहां तक कंप्रेस कर रहा है बेचारे को? हाफ वॉल्यूम तक, आधे आयतन तक। इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम अगर V है तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा रे? V/2, यस और नो? समझ में आ गया? जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है बेटा, केयरफुली करना है, कदम कदम पे बारूद बिछा बेटा, ध्यान रखना, कहीं भी गलती करवा सकता है। ओके, तो क्या करेंगे बच्चों? देखो अब इजी वे में करने के लिए T से मैं T को उड़ा दूं और V से मैं V को उड़ा दूं बेटा, तो देखो क्या करेंगे? तो इसको क्या कर सकते हैं? 2.303 मल्टीप्लाई बाई बेटा, देखो 5/2 को मैं क्या कर सकता हूं? 2.5, यस और नो? और R कितना कर सकता हूं? 8.314। इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं बेटा, मल्टीप्लाई बाई log 2, और प्लस बच्चों देखो ये कितना हो गया? 2.303, R की वैल्यू 8.314 मल्टीप्लाई बाय लॉग, ये 2 अपॉन में आएगा तो कितना हो गया? 1/2, यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा। देखो इसे अगर करूं तो देखो 2.303 8.314, अरे 19.2 हुआ या नहीं हुआ? मल्टीप्लाई क्या बच गया बेटा? 2.5। अरे बात समझ में आ रही है ना? क्लियर? मल्टीप्लाई बाय log 2 कितना होता है बेटा? 0.3, यस और नो? ठीक है बेटा। और क्या करेंगे? 2.303
9.314 कितना 19.2 मल्टीप्लाई बाई log 1/2 को क्या लिख सकता हूँ माइनस log 2। यस और नो, समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर? ठीक है, अब देखो 19.2 कॉमन ले सकते नहीं ले सकते, तो 19.2 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो इधर क्या बच गया बेटा, देखो 20 क्या बच गया है फाइनली यहाँ पर 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.3, ठीक है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो गया बेटा log 2, यानी log 2 बच गया, ठीक है। देखो बेटा कैसे, तो 19.2 और हमें पता है बेटा इससे अगर करें तो ये कितना हो जाएगा 0.75, यस और नो, क्लियर? और log 2 कितना होता है बेटा 0.3। बात समझ में आ रही है, हम कैसे कर रहे हैं 19.2 और ये कितना हो गया बेटा 0.45, यस और नो, ठीक है बेटा। इससे अगर करें तो बात वही आ गई बेटा अपनी चाणक्य नीति से, कैसे, अगर 0.5 होता, हाफ होता तो 9.6 होता है, नहीं होता 9.6 होता, लेकिन उससे थोड़ा कम करना है क्योंकि 0.5 से कम है, ऑलमोस्ट कितना 9.2 या 9.3 जूल पर केल्विन। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर? आया बच्चों आंसर किसी का? आंसर विकास पुरुषोत्तम बेटा बहुत आगे चला गया। मनीषा, अरे मनीषा, अच्छा मनीषा ये क्या कर रही है बेटा, अच्छा आर ऐसा, शाबाश बेटा, कुछ बच्चों ने तो सोल्व करने का कष्ट भी नहीं किया, आर की वैल्यू ऐसी कैसी पुट कर दी। कुमकुम बहुत आगे चलेगी बेटा। मनीषा, अरे आयुष ठीक है, पूजा ठीक है, रितु ठीक है, दूरदृष्टि ठीक है, अमन इतना के कहाँ चला गया रे, थोड़ा वापस पीछे अमन, चलो नोट करो फटाफट। कर लिए नोट? अरे कर लिए क्या? चलो बच्चों, ये तो अपने बात की बेटा, देखो स्टार्टिंग वाली कंडीशंस की जैसे अपने बात की कैसे करना है, क्या करना है, यानी दो टेम्परेचर, दो प्रेशर वगैरह, या फिर अलग अलग दो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बात करें तो हमें कैसे करना है, क्या करना है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 900 जूल पर ग्राम, 900 जूल पर ग्राम हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 900 जूल पर ग्राम हीट इज एक्सचेंज, 900 जूल per gram heat is exchanged during the boiling of water, during the boiling of water, 900 joule per gram heat is exchanged during the boiling of water. Then calculate the change in entropy during this process. Then calculate the change in entropy during this process. Then calculate the change in entropy during this process. लिख लिए? हिंदी में लिखो। जल के उबलने के दौरान 900 जूल पर ग्राम ऊष्मा आदान प्रदान की जाती है, 900 जूल पर ग्राम ऊष्मा आदान प्रदान की जाती है। तो इस प्रक्रम के दौरान एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात करो। तो इस प्रक्रम के दौरान एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात करो। तो इस प्रक्रम के दौरान एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात करो।
तो इस प्रक्रम के दौरान एंट्रोपी में परिवर्तन याद करो। लिख लिया बेटा। देखो बच्चों कैसे करना, सबसे पहले मैंने क्या कहा, बॉइलिंग की बात कर रहा है बच्चों, बॉइलिंग की बात कर रहा है तो हमें पता है कि नहीं बॉइल करना, अरे वेपर में कन्वर्ट करना, तो सीधी सी बात है बेटा वाटर होगा, पहले लिक्विड फॉर्म में होगा, अगर बॉइलिंग होगी तो हमें पता वाटर किस में कन्वर्ट होगा, यानी सीधी सी बात है गैस या वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है बेटा। देखो अब क्या बोल रहा है, मैंने क्या कहा था, जैसा प्रोसेस होगा उसी की हीट अपॉन उसी का टेम्परेचर, काम खत्म। तो मैंने क्या कहा, डेल एस बॉइलिंग यानी बॉइलिंग पॉइंट पर स्टडी करेंगे। अरे सीधी सी बात है एक पॉइंट पर हमें स्टडी करनी है तो कौन सा पॉइंट कंसीडर करेंगे बेटा, जिस पर बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, सीधी सी बात है वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो कौन सा पॉइंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? ठीक है बेटा। तो क्या लिखूंगा, हमें पता क्या करेंगे, डेल एच अपॉन टी होता है, डेल एच क्या होता है, डेल एच अपॉन टी। अगर बॉइलिंग की बात करा, वेपराइजेशन की बात करा तो पर्टिकुलर कौन सा पॉइंट लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो डेल एच बॉइलिंग पॉइंट, और टेम्परेचर भी कौन सा इसका, बॉइलिंग पॉइंट लेंगे। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा यहां तक कर भी ले तो बच्चा क्या करेगा, जो वैल्यू दे रही है हीट की वो वैल्यू पुट करेगा और अपॉन टेम्परेचर पुट कर देगा। पहली बात तो बच्चा कहेगा सर मुझे टेम्परेचर नहीं पता कितना होता है, तो अभी मैंने लिखाया था, इसीलिए लिखाया था, जो बिल्कुल बावड़े बच्चे होते हैं उनके लिए लिखाया था बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कैसे क्या होता है। क्लियर? एक बात ध्यान रखना, बच्चा डाटा देख के सीधी वैल्यू पुट करता है रटाफिकेशन से, वही बच्चा वही बात है, स्कोर वहां सोचता 90% बन गए इस पेपर में, तो आके बनते हैं 50%। क्यों? खाली उसने डाटा काम में लिया, दिमाग काम में नहीं लिया। क्या? ये देखो बेटा, थोड़ी आंखों के बटन खोल के यहाँ अगर देखे तो देखो बेटा क्या कहेंगे, किस में दे रखा है, पर ग्राम में, लेकिन हमें पता बॉइलिंग होगी, वेपराइजेशन होगा, कुछ नहीं बोले तो कम से कम 1 मोल का तो होगा ही होगा। यस और नो? इसका मतलब मुझे जो वैल्यू चाहिए किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, पर मोल के लिए चाहिए। समझ में आ गया? यस और नो? एक बात और ध्यान रखना, अगर बच्चे के दिमाग में फिर भी कंफ्यूजन हो तो मैंने क्या कहा था, हीट वगैरह सब ये एनर्जी की फॉर्म है, एनर्जी को हम क्या करते हैं, पर मोल के रेस्पेक्ट में ही लेते हैं। अगर चल के चिल्ला के आपको बोला है इतने ग्राम के लिए उतने ग्राम के लिए, तो पहले आपके पास जो रिजल्ट आएगा बेटा वो पर मोल के लिए है, उसको अदर अमाउंट से कंपेयर कर लेना। मैंने क्या कहा, आपके पास जो रिजल्ट आया है वो पर मोल के लिए होगा। अगर चल के क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है 10 ग्राम के लिए, 20 ग्राम के लिए, 5 मोल के लिए, 10 मोल के लिए, तो उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जैसे करना है कंपेयर करके वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एनर्जी की बात करें, चाहे एनर्जी की कोई सी भी फॉर्म ऑफ कंफ्यूजन हो, सर ये किस में होगा वो किस में होगा, तो ध्यान रखना एनर्जी हमेशा क्या होती है, पर मोल के रेस्पेक्ट में। सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसा पार्ट है बेटा जिसमें हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, अरे सेल या ऑर्बिट की एनर्जी अपन क्या कहते हैं, -13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। उसमें क्या आता है, पर एटम के लिए आता है। बच्चा कहेगा सर वो क्यों आता है, उसको क्या दिक्कत है, क्योंकि हमें पता हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टडी करेंगे 1 एटम की ही करते हैं। अरे 1 एटम मान लो कोई फिक्स एटम है, उसकी सेकंड सेल, थर्ड सेल, कौन सी सेल है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, एनर्जी आती है वो पर एटम के रेस्पेक्ट में आती है एनर्जी का फॉर्मूला। बाकी सभी में क्या होगा, पर मोल पर मोल पर मोल पर मोल, यानी 1 मोल के लिए। समझ में आ गया? क्लियर? चलो बेटा, तो यहां से क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, ये किसके लिए है, 1 ग्राम के लिए है बेटा। बात समझ में आई क्या? अरे 1 ग्राम के लिए तो मैं क्या करूंगा बेटा, यानी 1 ग्राम H2O, 1 ग्राम H2O के लिए ये बताओ बेटा, डेल एच कितना बोल रहा है, 900 क्या बोल रहा है, जूल बोल रहा है। यस और नो? ये तो किसके लिए बेटा, पर ग्राम के लिए है, लेकिन मुझे कितने के लिए चाहिए रे, 1 मोल के लिए। तो क्या लिखूंगा, चूंकि पर ग्राम के लिए इतना है तो यू की क्या लिखेंगे, 4 पर मोल, यानी 1 मोल। और 1 मोल में वाटर का वेट कितना होता है बेटा, 18 ग्राम। यस और नो? और ये तो ध्यान है ना, H2 होता है, कभी अंधेरे में जी रहे हो सर ये कैसे किया, 1 मोल हाइड्रोजन का कितना 1 ग्राम, तो 2 का कितना 2, ऑक्सीजन का 16, तो टोटल कितना 18। क्लियर? ठीक है। तो क्या कहेंगे, 4 1 मोल और 18 ग्राम H2O, इसका वेट कितना हो जाएगा बेटा, हमें पता वेट इसका 18 ग्राम है। तो देखो 1 ग्राम के लिए इतनी हीट है, तो 18 ग्राम के लिए कितनी होगी, 900 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 18 जूल। अभी आपको सोल्व करके टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं बेटा, फिजिक्स और फिजिकल में क्वेश्चन कैसे करना है वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टाइम कैसे बचा सकते हो, बीच में कभी भी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। मैंने क्या कहा, बीच में कभी भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। क्यों? यहां कैलकुलेशन करके टाइम पास करोगे, इसकी वैल्यू पुट करोगे, वापस टाइम पास करोगे। नो बेटा, इसकी वैल्यू अगर इजी है तो सोल्व कर लो, अदरवाइज ऐसा कैसे रखो, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, कटने वाले कट जाएंगे, बचने वाले बच जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? अरे आज मैंने थोड़ा सा गेयर बदला है, थोड़ी स्पीड बढ़ाई है पहले वाली फ्लो के अकॉर्डिंग बेटा। समझ में तो आ रहा है ना? अरे यस और नो बताओ जल्दी से मैसेज करके। अरे थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए बेटा, गेयर चेंज किया है। समझ में तो आ रहा है क्या? यस और नो? यस और नो? यस और नो?
कोई दिक्कत है बेटा बता देना, ओके ठीक है बेटा। चलो इतने दिन तो थोड़ा स्लो स्पीड में कर रहे थे ताकि बच्चा थोड़ा फ्लो में आ जाए कि ऑनलाइन क्लासेज में क्या होता है कैसे होता है। अब थोड़ा सा गेयर चेंज करेंगे बेटा ताकि अपने 5-10 दिन में थोड़ा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए अपना। चलो बेटा देखते हैं कैसे करना क्या करना। तो ये मैंने क्या कहा 1 मोल के लिए ये वैल्यू आ गई बेटा, क्लियर। और ध्यान रखना हम वैल्यू यूज करते हैं 1 मोल के लिए, चल के बोला है इतने ग्राम के लिए तो अपन उतने ग्राम के लिए करेंगे, बाकी अपनी तरफ से अपना दिमाग काम में नहीं लेंगे, ठीक है बेटा। 1 मोल के रेस्पेक्ट में ही लेना है। तो बच्चों क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट करो तो डेल एस बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू देखो डेल एच बेटा मेरे पास कितना आ गया 900 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 18 जूल अपॉन टेम्परेचर। और मैंने इसीलिए बताया था बेटा, मैंने क्या कहा था कुछ बावड़े बच्चों के लिए मैंने डाटा लिखे थे। बच्चों देखो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो कितना लूंगा 100 डिग्री सेल्सियस या क्या करूंगा 373.15 केल्विन, यस और नो, क्लियर। अब बच्चों देखो इजी वे में अगर मुझे करना हो तो बच्चों देखो कैसे करना क्या करना। देखो अगर ये 360 होता, देखो बेटा कैसे करना है, अगर ये 360 होता तो हमें पता है 18 360 2 टाइम डिवाइड होता नहीं होता, अरे 20 टाइम हमें पता है बेटा 20 से मल्टीप्लाई करूँ 360 आता नहीं आता, लेकिन 360 से ज़्यादा है तो बेटा मैं समथिंग क्या कर रहा हूँ 20.5 कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, क्लियर। अगर 900 है 920 होता तो हमें पता 45 आता, 20 से थोड़ा ज़्यादा मतलब 45 से थोड़ा सा कम, समझ में आ गया। तो ऑलमोस्ट मैं कर रहा हूँ बेटा 43 या 44 क्या है बेटा जूल पर केल्विन, समझ में आ गया, यस और नो। तो 40-45 के समथिंग बीच में आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। आंसर आया बच्चों का, ज़्यादा समझ में आ रहा है प्रदीप, वेरी गुड बेटा। तुम 4-5 बच्चे तो कर लेते हो पता है मुझे, लेकिन बाकी बच्चों के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं था तो सोचा थोड़ा सा कुछ फ्लो में आ जाए इसलिए। चलो बेटा फटाफट नोट करो, आंसर कम आए रे। कुमकुम ठीक है, अमन, निकिता, बेटा अमन क्या कर रहे हो, हीट निकली है, हीट कहाँ निकली है बेटा, अरे बॉइलिंग होगा इसलिए तो मैंने एक्सचेंज बोला है। वाटर को बॉईल करने के लिए क्या करेगा हीट गेन करेगा बेटा, समझ में आ गया। वाटर को बॉईल करेंगे तो हमें पता वही बात हीट तो कहाँ से निकलेगी जब इसका टेम्परेचर क्या हो एटमॉस्फेयर से ज़्यादा हो, और हमें पता है बेटा इसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से ज़्यादा हो तो इसकी बॉइलिंग होगी या कूलिंग होगी, ध्यान रखना, समझ में आ गया। तो इसको बॉईल करना है, हमें पता बेटा बॉईल करना है तो इसे गैस पे रखना पड़ेगा ना कि फ्रीज में, ध्यान रखना, आ गया समझ में। गैस को ऑन भी करना है तो गैस पे रख के क्या करेंगे इसे ऑन करेंगे, हीट देंगे तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी बेटा, समझ में आ गया। अरे वाटर मॉलिक्यूल को बॉईल करते हैं तो हमें पता है इसकी मूवमेंट एंट्रोपी रैंडमनेस इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, समझ में आ गया। कोई डाउट, यस और नो। अरे वाटर मॉलिक्यूल बेटा रेस्ट में है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही इसे अपन बॉईल करिए वाटर मॉलिक्यूल क्या रहेंगे मूवमेंट कर करके बावड़े होंगे नहीं होंगे, होंगे बेटा, समझ में आ गया। चलो नोट करो फटाफट। चलो बुझान दे, चलो बेटा अब बात करते हैं बेटा आगे। बाकी मनीषा, रितु, प्रेम, बाकी का आंसर नहीं आए। प्रदीप अरे कोई टिपिकल क्वेश्चन थोड़ी था ये, आंसर क्यों नहीं आए रे। आयुष तेरा आंसर भी नहीं आया बेटा, चलो कोई बात नहीं, आगे बात नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब आंसर आना चाहिए इस बार, ध्यान रखना वरना दांत तोड़ दिए जाएंगे। बच्चा कहेगा सर ऑनलाइन में कैसे, ऐसे कैमरे के अंदर भी। लिखो बेटा, चलो लिखो द स्टैंडर्ड एंट्रोपी, द स्टैंडर्ड एंट्रोपी, द स्टैंडर्ड एंट्रोपी फॉर कार्बन, फॉर स्टैंडर्ड एंट्रोपी फॉर कार्बन comma H2 and CH4 gas, the standard entropy for carbon, hydrogen and CH4 gas are 200, 400 and 600 joule per Kelvin respectively, joule per Kelvin respectively. Then calculate the change in entropy, then calculate the change in entropy,
देन कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेथेन CH4. देन कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेथेन CH4. ठीक है, हिंदी में लिखो. मनीषा ऊपर देखो, ऊपर कहाँ देखो बेटा, कहीं आंसर नहीं है यहाँ तो जरा. चलो हिंदी में लिखो बेटा. लिखो कार्बन, हाइड्रोजन H2 तथा CH4 के लिए मानक एंट्रोपी क्रम से चार्ट में. चार्ट नहीं बेटा, चार्ट नहीं खाता मैं, चार्ट नहीं खाता बेटा मैं. ठीक है, लिखो कार्बन, हाइड्रोजन व मेथेन के लिए मानक एंट्रोपी क्रम से, मानक एंट्रोपी क्रम से 200, 400 व 600 जूल पर केल्विन है. दो 400, 600 जूल पर केल्विन है. तो मेथेन के निर्माण के दौरान, तो मेथेन के निर्माण के दौरान मानक एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात करो. तो मेथेन के निर्माण के दौरान मानक एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात करो. मानक एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात करो. लिख लिया बेटा. देखो कैसे करना है, क्या करना है. सबसे पहले बेटा ये देखो, मेथेन के निर्माण यानी मेथेन के फॉर्मेशन की बात कर रहा है, तो एक बात ध्यान रखना, अब चल के रिएक्शन नहीं दे रखी तो बच्चे को खुद आइडिया होना चाहिए. ओके, कैसे. अरे मेथेन का फॉर्मेशन बोला है बेटा, तो मेथेन का फॉर्मेशन बोला तो सीधी सी बात है, मेथेन को किधर लिख दो बेटा, प्रोडक्ट, उत्पाद की दिशा में लिख दो बेटा. क्लियर. ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा क्या करना है हमें पता, सीधी सी बात है, मेथेन का फॉर्मेशन किससे होगा. अरे सीधी सी बात है, मेथेन में कौन कौन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है. बच्चे को नहीं आता तो बेसिक मेथड बता रहा हूं कैसे. तो कार्बन लिख दो और क्या लिख दो बेटा, हाइड्रोजन लिख दो. क्लियर. लेकिन ये नेचर में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं क्या, नहीं. नेचर में स्टेबल फॉर्म लिखो, ये कार्बन सॉलिड है, ये H2 गैस. बात समझ में आई क्या. अब रिएक्शन को जरूर बैलेंस कर लेना बेटा. कैसे, मैंने क्या कहा था, रिएक्शन को बैलेंस करना, अभिक्रिया को संतुलित करने का तरीका क्या होता है, बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन नंबर ऑफ एटम इक्वल होना, अभिक्रिया से पहले और बाद में परमाणु की संख्या बराबर होना. कैसे, यहाँ कार्बन कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, काम खत्म. यहाँ देखो बेटा हाइड्रोजन कितने 2, यहाँ कितने 4. तो देखो बेटा इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2H2. समझ में आ गया, यस और नो. क्लियर. अब क्या कर रहा है, ये तो अपन ने रिएक्शन लिख ली. अब क्या, चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी में परिवर्तन अगर पूछे तो क्या लिखेंगे, डेल एस. डेल एस स्टैंडर्ड की बात करा तो स्टैंडर्ड लगा लो बेटा, ध्यान है ना. तो ये क्या करेंगे बेटा, समेशन. समेशन क्या करेंगे, एस नॉट किसके लिए, पी, और माइनस क्या लिखेंगे, समेशन एस नॉट आर, अरे पी माइनस आर. ध्यान है ना, यस और नो. अब देखो बेटा पी हमारे पास कौन है रे, तो इसकी वैल्यू पुट करूं तो क्या लिखूंगा, डेल एस नॉट आर के लिए. अगर पी हमारे पास कौन है बेटा, तो क्या लिखेंगे, एस नॉट किसके लिए, CH4 के लिए. समझ में आ गया. क्लियर. माइनस, ये तो क्या हो गया, प्रोडक्ट है, केवल एक ही था. माइनस अगर मैं बात करूं बेटा रिएक्टेंट की, तो देखो बेटा रिएक्टेंट कौन है, कार्बन है, तो क्या लिखूंगा, एस नॉट किसके लिए, कार्बन के लिए, प्लस क्या लिखूंगा, एस नॉट किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए. बस अब वैल्यू पुट करते ही आंसर आ जाएगा ना. नहीं बेटा, मैंने एक बात कही थी बेटा, क्या आपको क्या करना है बच्चों, कोफिशिएंट जो होते हैं, गुणांक होते हैं, उनको काम में लेना है. कैसे, ये 1 मोल कोई दिक्कत नहीं है, 1 है, ये 2 मोल है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2. समझ में आ गया. इन छोट छोट चीजों का ध्यान रखना बच्चों. ओके, ठीक है. अब इनकी वैल्यू पुट करो तो क्या लिखूंगा, रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए क्या लिखूंगा, मेथेन. मेथेन के लिए कितना दे रखा है बेटा, 600 माइनस इसके लिए कितना दे रखा है बच्चों, यानी कार्बन. कार्बन के लिए कितना दे रखा है, 200 प्लस क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय, और इसके लिए कितना दे रखा है बेटा, हाइड्रोजन के लिए. हाइड्रोजन के लिए हमें बोला सेकंड नंबर पे दे रखा है बेटा 400. समझ में आ गया. तो एक तो ये ध्यान रखना. ओके, और ब्रैकेट के बाहर मैं कॉमन यूनिट लिख रहा हूँ, जूल पर केल्विन. समझ में आ गया. क्लियर. चलो बेटा अब सोल्व करते हैं. क्या लिखेंगे, 600 माइनस ये क्या हो गया, 200, ये प्लस कितना हो गया बेटा, 800. ठीक है, और ये क्या हो गया, जूल पर केल्विन तो है ही है. तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, 600 माइनस क्या हो गया बेटा, अरे 1000 हुआ या नहीं हुआ. ठीक है, 1000 हो गया. तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं बेटा, जूल पर केल्विन. तो फाइनली मेरे पास कितना आ गया बेटा, -400 जूल पर केल्विन. समझ में आ गया कैसे किया, यस और नो, यस और नो. ठीक है, आंसर आया बच्चे.
किसी का? आ गया? ठीक है बेटा, आ गया, आएगा? प्रेम आ गया, आएगा? अच्छा अच्छा, सॉरी गलती से -6 एंड ऊपर लिखा आंसर। शाहरुख वेरी गुड बेटा। प्रदीप ठीक है, मनीषा ठीक है, रितु ठीक है बेटा। बाकी आयुष, अमन कहाँ हो रे? कोई बड़ा क्वेश्चन थोड़ी है कोई। अमन अच्छा, ऊपर आंसर दे रखा है क्या? ठीक है। नोट करो फटाफट। चलो बेटा, तो ये अपनी बात की है एंट्रोपी की। एंट्रोपी के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होती है, और इस पर घुमा फिरा के कैसे कैसे क्वेश्चंस हमें पूछ सकता है बेटा। एक एक चीज अपने डिस्कस की है। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यस और नो? क्लियर है यहाँ तक? चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। लिखो नेक्स्ट एनर्जी की फॉर्म लिखते हैं। कितनी होगी? 5 होगी क्या? पहले क्या थी? इंटरनल एनर्जी, फिर एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, वर्क, एंट्रोपी। 6 नंबर लास्ट वाली देखते हैं बेटा। नंबर 6 लिखो, गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी, जी जी ये साइंटिस्ट के नेम पे दी गई है। गिव्स फ्री एनर्जी, जी। चलो एनर्जी की लास्ट फॉर्म है। बाकी इसके बाद बच्चों देखो सेकंड लॉ, थर्ड लॉ बताना है शॉर्ट में, और थर्मोडायनेमिक्स में पार्ट अपना एक स्पॉन्टेनिटी के बारे में जरूर बताऊंगा बेटा, ठीक है। तो अगले 2 लेक्चर में अपना थर्मोडायनेमिक्स वाला काम तो हो जाएगा, थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। चलो बेटा देखो, गिव्स फ्री एनर्जी। पहली बात तो गिव्स फ्री एनर्जी का रोल क्या है? तो यह क्या करती है बेटा? किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को दर्शाती है। मैंने क्या कहा? किसी प्रोसेस की, किसी प्रक्रम की स्वतंत्रता। देखो बेटा ये स्पॉन्टेनिटी बहुत ही प्यारा वर्ड है हिंदी में। मैंने क्या कहा? स्पॉन्टेनिटी। क्या कहा? स्पॉन्टेनिटी को दर्शाती है बेटा, ठीक है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? स्वतंत्रता। बहुत ही प्यारा वर्ड है, अंग्रेजों तुम भी याद कर सकते हो इसे। मैंने क्या कहा? ये किसको रिप्रेजेंट करती है? किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को दर्शाती है। स्पॉन्टेनिटी। बच्चा कहेगा सर ये क्या आ गया? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब अरे अपने आप होगा या किसी एक्सटर्नल सोर्स की एनर्जी से होगा। ओके, मैंने क्या कहा था? सभी एनर्जी की ही फॉर्म है। तो बच्चों देखो गिब्स साइंटिस्ट ने क्या कहा कि कोई भी प्रोसेस कंप्लीट होता है उसमें क्या होता है? जो नेट एनर्जी एक्सचेंज होता है उस पर डिपेंड करेगा वो अपने आप हो रहा है या किसी एक्सटर्नल सोर्स की एनर्जी से कंप्लीट, हेल्प से कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो क्या करेंगे? वो प्रोसेस जो क्या होगा अपने आप कंप्लीट होता है उसे क्या बोलते हैं? अपने आप मतलब खुद की एनर्जी से कंप्लीट होता है उसे बोलते हैं बेटा क्या? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्वतः प्रक्रम। और जो प्रोसेस क्या होता है किसी अदर सोर्स की एनर्जी से कंप्लीट होता है वो क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अस्वतः प्रक्रम। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे? तो बच्चों देखो क्या कहेंगे, समझना इस बात को। मैंने स्टेटमेंट क्या बोला बच्चों? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है, स्वतंत्रता को दर्शाता है। ओके, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखो बेटा स्टामा करके। लिखो गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी इज रिप्रेजेंट, गिव्स फ्री एनर्जी इज रिप्रेजेंट, gives free energy is represent to spontaneity, gives free energy is represent to spontaneity of a process or reaction, gives free energy is represent to spontaneity of a process or reaction। हिंदी में लिखो गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा किसी प्रक्रम या अभिक्रिया की, किसी प्रक्रम या अभिक्रिया की स्वतंत्रता को बताती है। और ये स्वतंत्रता पपीता इनके चक्रों में मत रहना बेटा, ये लिख लेना रे स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी को दर्शाती है। लिख लिए?
बच्चा कहेगा सर कैसे, तो देखो बेटा ऐसे कैसे बच्चों अपने क्या कहा, ये स्पॉन्टेनिटी को बताती है, कैसे बताती है समझना इस बात को। पहली बात तो हमें पता है बच्चों ये कैसी है, पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है। मैंने क्या कहा था, QWC 3 को छोड़कर बाकी सारे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी, याद है ना। तो क्या करेंगे बच्चों इसके अकॉर्डिंग बात करिए, और अगर ये स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे या चेंज अवस्था क्या करेंगे, अवस्था फलन राशि है तो क्या करेंगे चेंज परिवर्तन कैलकुलेट करते हैं। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं डेल जी, और मैंने क्या कहा था किसी भी स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी की बात करें, किसी भी अवस्था फलन राशि की बात करें तो चेंज परिवर्तन कैसे करेंगे बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, काम खत्म। तो क्या करेंगे बेटा इसके लिए भी करना है तो जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, दोनों में चेंज होगा वो नेट क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के इक्वल होगा। ओके, अब बात करें बच्चों देखो क्या फॉर केमिकल रिएक्शंस, बच्चों देखो अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया दे रखी हो तो कैसे करना है, फॉर केमिकल रिएक्शंस अगर कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी है तो हमें पता है उसके लिए हमें क्या करना है, डेल जी आर लिख रहा हूं बेटा, तो क्या करेंगे समेशन, हमें पता है रिएक्शन के लिए फाइनल क्या होता है, अगर केमिकल रिएक्शन बोला है तो सीधी सी बात है कोई रिएक्टेंट है बेटा वो क्या हो रहा है, मान लो प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमें पता है फाइनल स्टेट कौन सी होगी, जो प्रोडक्ट बनेगा वो, तो क्या लिखेंगे जीपी माइनस क्या करेंगे समेशन जी, इनिशियल क्या होगा बेटा जो रिएक्टेंट होगा, समझ में आ गया। और दोनों का जो रिजल्टेंट चेंज होगा वो किसके इक्वल होगा, नेट रिएक्शन के लिए अपन कहते भी हैं ये स्मॉल आर क्या है, रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये P है ये किसको, जो प्रोडक्ट की एनर्जी है उसको, और कैपिटल R क्या कर रहा है बेटा, रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। और ये हमें पता है ये क्या होता है बेटा टोटल सम, कुल योग, अगर एक से ज़्यादा क्या हो बच्चों, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो तो उनका टोटल सम करना है। और एक बात और ध्यान रखना है बेटा क्या, मल्टीप्लाई बाई स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई क्या कहा, मल्टीप्लाई बाई स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट, यानी जो गुणांक होता है इससे क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट्स, यानी जो कोफिशिएंट्स होगा उससे हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, समझ में आ गया। इस बात का खासकर ध्यान रखना बेटा, बात समझ में आई क्या, क्लियर। चलो बेटा अब अपने क्या कहा, ये किसी प्रोसेस की क्या करती है, स्पॉन्टेनिटी को रिप्रेजेंट करती है, कैसे करती है समझना बेटा, हमें पता है डेल जी क्या होता है बेटा, जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, इसका मतलब क्या, फाइनली एनर्जी कितनी है, इनिशियली एनर्जी कितनी है, अंतिम ऊर्जा कितनी है, प्रारंभिक ऊर्जा कितनी है, इनका अंतर। ओके, और हमें पता फाइनल और इनिशियल एनर्जी इक्वल हो जरूरी है क्या, नहीं, कम ज्यादा भी हो सकती है लेकिन हमेशा अनइक्वल हो ये भी कोई जरूरी नहीं है, दोनों इक्वल भी हो सकती है, अलग अलग कंडीशन आ सकती है। ओके, तो समझना, तो मैंने क्या कहा, ये कम है ज्यादा है या फिर ये कम है ज्यादा, दोनों बराबर है, इसके अकॉर्डिंग डेल जी की अलग अलग वैल्यू आ सकती है, नहीं आ सकती, आ सकती है बेटा, डेल जी पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। ओके, कैसे कंडीशन देखना बेटा, इफ डेल जी इक्वल टू क्या हो बेटा, डेल जी इक्वल टू नेगेटिव और लेस देन जीरो, मैंने क्या कहा डेल जी इक्वल टू क्या हो, नेगेटिव हो या लेस देन जीरो हो, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेटा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्या कहते हैं इसे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्वतः प्रक्रम। बच्चा कहेगा सर क्यों, बिल्कुल बेटा समझेंगे। एक कंडीशन और देखो पहले, एक कंडीशन ये दे सकता है इफ डेल जी इक्वल टू पॉजिटिव हो, पॉजिटिव या फिर क्या बोले जीरो से ज्यादा, ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्या कहा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अरे बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। बच्चा कहेगा सर क्यों, बिल्कुल समझेंगे। एक कंडीशन हमें ये दे दे इफ डेल जी इक्वल टू जीरो, डेल जी इक्वल टू जीरो, तो ये ध्यान रखना कैसा होगा बेटा, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्य अवस्था, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। अब समझना इस बात को, बच्चा कहेगा सर ये कैसे हुआ, तो समझना बेटा इस बात को, देखो डेल जी किसी प्रोसेस के लिए डेल जी नेगेटिव कब आएगा बेटा, समझना इस बात को, मैंने क्या कहा फाइनल और इनिशियल इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो क्या होगा, डेल जी की फॉर्म में होगा, क्लियर, ठीक है। अगर हमें पता, देखो बेटा डेल जी नेगेटिव कब आएगा, डेल जी नेगेटिव कब आएगा, जब फाइनल ज्यादा हो या इनिशियल ज्यादा हो, इनिशियल, अरे माइनस वाला ज्यादा हो, सीधी सी बात है बेटा, माइनस वाली वैल्यू ज्यादा होगी, 10 - 20 करूं तभी तो -10 आता है, समझ में
आ रहा है? इसका मतलब माइनस, यानी इनिशियल वाली वैल्यू ज्यादा होगी और फाइनल वाली वैल्यू कम है। इसका मतलब है इनिशियल वैल्यू ज्यादा, फाइनल वैल्यू कम है। इसका मतलब प्रोसेस कंप्लीट होने के साथ साथ उसकी एनर्जी कम हुई है नहीं हुई है? तभी तो स्टार्टिंग में ज्यादा थी बाद में कम है। इसका मतलब क्या? प्रोसेस कंप्लीट होने के साथ साथ उसकी एनर्जी कम हुई है। इसका मतलब प्रोसेस कंप्लीट होने के साथ साथ सिस्टम की एनर्जी कम हुई है, कम हुई है। इसका मतलब कम क्यों हुई है? क्योंकि इसका मतलब उसने क्या किया? खुद की एनर्जी का यूज किया है। यस और नो? अरे ये क्लास लेने के लिए मैंने क्या खुद क्लास ली है, तो हमें पता है क्लास के बाद मेरी एनर्जी सुबह आया था वैसी रहेगी क्या? हाँ, ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल बात करें तो कुछ नेग्लिजिबल चेंजेस तो आएगा नहीं आएगा? आएगा बेटा। लेकिन किसी और को भेजता तो क्या होता? यानी मेरी एनर्जी में कोई ज्यादा चेंज आता क्या? नहीं बेटा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? इसका मतलब डेल जी नेगेटिव कब आएगा? जब इनिशियल ज्यादा हो। इनिशियल ज्यादा मतलब फाइनल है कम हो, मतलब इनिशियल वैल्यू ज्यादा, फाइनल वैल्यू कम है एनर्जी की। इसका मतलब प्रोसेस कंप्लीट होने के साथ साथ एनर्जी कम हुई है। और अगर एनर्जी कम हुई है इसका मतलब क्या होगा बेटा? एनर्जी कम हुई है मतलब सिस्टम ने खुद की एनर्जी का यूज किया है। यस और नो? और खुद की एनर्जी का यूज किया है उसे क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्वतः प्रक्रम। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा। अब बात करें कैसे डेल जी पॉजिटिव की बात करें। सेकंड कंडीशन मैंने क्या बोली है? डेल जी पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव कब होगा? इनिशियल ज्यादा हो या फाइनल ज्यादा हो? फाइनल वैल्यू ज्यादा हो। फाइनल ज्यादा है इसका मतलब किसी प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए इनिशियल वैल्यू थी, फाइनल वाली एनर्जी उससे ज्यादा है। इसका मतलब प्रोसेस भी कंप्लीट हुआ है, एनर्जी भी इंक्रीज हुई है। और हमें पता है बेटा एनर्जी इंक्रीज कब होगी? इसका मतलब बाहर से कोई एनर्जी गेन कर रहा है। यस और नो? अरे बात समझ में आई? अरे फैन को अपने क्या किया बेटा? ऑन किया, चल तो रहा है लेकिन टाइम के साथ इसकी स्पीड और बढ़ रही है। टाइम के साथ स्पीड और कब बढ़ रही है? जब बाहर से ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एनर्जी गेन कर रहा है। यस और नो? जैसे ही आपने स्विच ऑफ कर दिया, क्या कर दिया? इसको स्विच को बंद कर दिया, तो हमें पता क्या होगा? अरे इसकी ब्लेड की स्पीड कम होगी या नहीं होगी? इसकी एनर्जी कम होती जाएगी। समझ में आ रहा है बेटा? लेकिन रन भी कर रहा है और इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। इसका मतलब काम तो कर रहा है लेकिन एनर्जी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि बाहर से एनर्जी गेन कर रहा है। और बाहर से एनर्जी गेन कर रहा है इसका मतलब क्या होगा? अरे खुद की एनर्जी का यूज नहीं कर रहा, किसी और से एनर्जी ले रहा है। मतलब क्या होगा? अस्वतः, अपने आप नहीं होने वाला, किसी दूसरे की हेल्प से, नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आ गया? क्लियर? यस और नो? थर्ड कंडीशन देखो बेटा, डेल जी इक्वल टू जीरो। डेल जी जीरो कब आएगा? जब फाइनल ज्यादा हो या इनिशियल ज्यादा हो। 10 - 10 तभी तो जीरो आएगा। इसका मतलब क्या है बेटा? जितनी इनिशियल थी उतनी ही फाइनल है। इसका मतलब एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, कोई भी चेंज शो नहीं होना। चाहे जितनी, या फिर दोनों कंडीशन हो सकती है, मतलब जितनी इंक्रीज उतनी ही डिक्रीज, नेट चेंज जीरो, कोई भी चेंज शो नहीं होगा। जहां पर कोई चेंज शो नहीं होता उसी को तो अपन क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्य अवस्था। यस और नो? बात समझ में आई क्या? इक्विलिब्रियम स्टेट बोलता ही क्या है? कि जहां पर चेंज शो होना बंद हो जाए, यस और नो, परिवर्तन दिखाई नहीं दे, उसे अपन क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट। तो दोनों एनर्जी बाय द वे क्या होगा? फाइनल इनिशियल इक्वल आ रही है। इक्वल कब आ सकती है? जितना लॉस उतना गेन। यस और नो? तो नेट चेंज जीरो, जहां पर चेंज नहीं शो होता उसी को तो बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। समझ में आ गया बेटा? यस और नो? नोट करो फटाफट। बेटा कौन से पॉइंट की बात करें? स्पॉन्टेनिटी। अरे ये वाला क्या? ये वाला क्या? फटाफट बताओ। ये वाला क्या? फटाफट 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 मनीषा। अरे कहाँ गई? यस और नो? तो कौन सा? स्टार्टिंग वाला? स्टार्टिंग वाला? स्टार्टिंग वाला? स्टार्टिंग वाला? स्टार्टिंग वाला? स्टार्टिंग वाला? ठीक है बेटा। बच्चों देखो अपन ने क्या कहा? गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी इज रिप्रेजेंट टू स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। मैंने क्या कहा? गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स मुक्त ऊर्जा क्या करती है? किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को बताती है। इसका मतलब क्या है? यानी डेल जी की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा सकते हो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है या इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। ओके, क्या कहा बच्चों? कैसे करना है? क्यों? अगर डेल जी नेगेटिव आता है या लेस देन जीरो है तो बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। डेल जी पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो तो बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर जीरो तो बोलते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। यानी डेल जी की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा सकते हो कोई प्रोसेस, कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्लियर? चलो बेटा, बात समझ में आ गई?
चलो बेटा कर ली नोट, कर ली क्या? चलो इसकी और कंडीशन क्या होती है बेटा डिस्कस करते हैं वन बाय वन, कैसे करना है, क्या करना है। बच्चों देखो अब इसके क्या डेल जी के बारे में बेटा कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे। सबसे ज़्यादा बच्चों इसमें करता क्या है, सीधा फॉर्मूला ही पूछता है कैसे करना क्या करना। तो समझना, देखो बेटा वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक तो आपको कंडीशन क्या मिलेगी, एक तो कंडीशन ये मिलती है क्या, डेल जी सिस्टम, अच्छे से समझते जाना, डेल जी सिस्टम इसको क्या मिलेगा, माइनस टी डेल एस यूनिवर्स। मैंने क्या कहा, डेल जी सिस्टम इक्वल टू माइनस टी डेल एस यूनिवर्स। डायरेक्टली फॉर्मूला आता है बच्चों, ये कैसे समझना इस बात को। इसका मतलब क्या है, बस इसमें कंफ्यूज कहाँ करेगा, सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स, इनको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। कैसे बेटा समझना, डेल जी सिस्टम इक्वल टू माइनस टी डेल एस यूनिवर्स के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है बेटा, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अगर बात करें, कहने का मतलब क्या, सिस्टम के लिए डेल जी नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव, तो यूनिवर्स के लिए डेल एस पॉजिटिव होगा। सिस्टम के लिए डेल जी अगर पॉजिटिव है तो यूनिवर्स के लिए डेल एस क्या होगा, नेगेटिव होगा। बच्चा कहेगा सर क्यों, तो समझना इस बात को। देखो बेटा अगर डेल जी अगर नेगेटिव है, डेल जी नेगेटिव होना, सिस्टम के लिए डेल जी नेगेटिव होने का मतलब क्या है, सिस्टम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अप्लाई करता है, यानी स्वतः प्रक्रम लागू करता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब क्या, अरे खुद कार्य करता है, एनर्जी का लॉस करता है। और सिस्टम अगर खुद एनर्जी लॉस करेगा, मैंने क्या कहा, सिस्टम अगर एनर्जी लॉस करेगा तो वो हमें पता है एनर्जी कहाँ जाएगी, अरे यूनिवर्स की हमें पता है एंट्रोपी को, रैंडमनेस को इंक्रीज करेगी या नहीं करेगी, करेगी बेटा। आप देखते भी हो बेटा, अपन क्या करते हैं नॉर्मली, अपन कई सारे प्रोसेस यूज करते हैं, जैसे अरे अपन हमें पता है एटमॉस्फेयर में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं नहीं कर रहे, लगातार टाइम के साथ साथ, जो हमें पता ग्लोबल वार्मिंग वाले कई सारे केस देख सकते हैं, कर तो हम रहे हैं लेकिन हमें पता है उसका इफेक्ट पूरे यूनिवर्स एटमॉस्फेयर पे आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा। रैंडमनेस, मैंने क्या कहा था, एंट्रोपी होती क्या है, रैंडमनेस, यानी एंट्रोपी को इंक्रीज कर रहा, रैंडमनेस को, डिस्टर्बेंस को बढ़ा दिया उसने। क्लियर? तो मैंने क्या कहा, अगर सिस्टम के लिए डेल जी पॉजिटिव तो डेल एस यूनिवर्स हमेशा नेगेटिव, सिस्टम के लिए डेल जी नेगेटिव तो यूनिवर्स के लिए डेल एस पॉजिटिव होगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना इस बात को। सिस्टम के लिए डेल जी नेगेटिव है, इसका मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है मतलब सिस्टम खुद काम कर रहा है, मतलब खुद काम करेगा तो एनर्जी लॉस करेगा, और वो एनर्जी क्या होगी, वो जो एनर्जी लॉस होगा वो यूनिवर्स में जाके उसकी एंट्रोपी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, डिस्टर्बेंस करेगा। यस और नो, इसका मतलब ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, अपोजिट साइन। क्लियर? ठीक है बेटा, अब अपोजिट कंडीशन लो बेटा, क्या, डेल जी क्या, डेल जी अगर पॉजिटिव हो, डेल जी पॉजिटिव होगा मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है मतलब क्या है, अस्वतः प्रक्रम है, यानी बाहर से एनर्जी गेन करेगा, बाहर से एनर्जी गेन करेगा मतलब यूनिवर्स के अंदर क्या, जो अदर सिस्टम प्रेजेंट है क्या करेगा, फाइनली यूनिवर्स से एनर्जी गेन करेगा, यूनिवर्स से एनर्जी गेन करेगा तो उसके यानी एंट्रोपी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी कम होगी तो एंट्रोपी उसकी अपने आप कम होगी। समझ में आ गया बेटा? यस और नो? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, डेल जी सिस्टम तो डेल एस यूनिवर्स क्या, नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। समझ में आ गया? क्लियर? चलो बेटा, एक इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। मैंने क्या कहा, डेल जी इक्वल टू क्या होता है बेटा, डेल एच माइनस टी डेल एस। इसको स्टामा कर रहा हूं, फॉर्मूले तो कई आएंगे लेकिन क्वेश्चन देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा मैं अप्लाई करूं। गिव्स फ्री एनर्जी देखते ही ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए, चाहे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन में ये काम आएगा। ओके, इसका मीनिंग क्या है बेटा, पहली बात तो डेल जी वही गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज डेल एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, टी है बेटा टेम्परेचर, डेल एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। समझ में आ गया? क्लियर? यानी गिब्स ने क्या कहा, किसी सिस्टम का एंथैल्पी चेंज है, पर्टिकुलर टेम्परेचर है, एंट्रोपी चेंज है, इन सभी का रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, उसकी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज के इक्वल होगा। आ गया समझ में? और इसको बोला जाता है बेटा गिब्स, मैंने क्या कहा, इसे क्या बोलते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसे, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, यानी गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण भी इसे बोला जाता है, ध्यान रखना। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा, तो क्या कहेंगे, और अगर बाय द वे बात करूं मैं क्या, फॉर केमिकल रिएक्शंस, क्या कहेंगे, फॉर केमिकल रिएक्शंस है। अगर केमिकल रिएक्शंस के लिए अगर मैं बात करूं तो इस इक्वेशन को कैसे लिखता है बेटा,
डेल जी इसको तो क्या करेगा, डेल एच माइनस टी डेल एच, ये तो है ही है। ध्यान रखना, अगर जेई लेवल पे अगर बड़ा क्वेश्चन बनाए तो क्वेश्चन यहीं से बनाता है बेटा। कैसे, बस इसे क्या करेगा, सभी आर 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 लेगा बेटा। मैंने क्या कहा, अगर जेई लेवल पे क्वेश्चन बड़ा बनाएगा तो यहीं से बनाएगा। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो इसमें क्या करेगा, आपको अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पर क्या करेगा, अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर 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 ये रिएक्शन के लिए है, ध्यान रखना ये क्या है, नेट रिएक्शन के लिए। हमने जैसे पीछे किया है डेल एच क्या, वही पी माइनस आर, ठीक है, डेल एच क्या, पी माइनस आर। तो आपको अलग अलग रिएक्टेंट के लिए एंड प्रोडक्ट के लिए क्या करेगा, H और S देगा बेटा। मैंने क्या कहा, अलग अलग रिएक्टेंट जैसे A है, B है, C है, D, A के लिए इतना, B के लिए इतना, C के लिए इतना, D के लिए इतना, तो अलग अलग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करेगा, H यानी एंथैल्पी और एंट्रोपी की वैल्यू देगा। उनसे पहले आपको P माइनस आर करके क्या करना है, नेट रिएक्शन के लिए डेल H और डेल S कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर जो टेम्परेचर देगा उनकी वैल्यू पुट करके आपको डेल G कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, समझ में आ गया, यस और नो। तो बड़ा क्वेश्चन बनाएगा तो यहीं से बनाएगा, मेडिकल लेवल पे कम बनाता है वैसे। ओके ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना कैसे करना है, क्या करना है, बात समझ में आ गई, क्लियर। चलो बेटा एक कंडीशन और ध्यान रखना बच्चों, क्या इसे अगर इक्विलिब्रियम स्टेट से कंपेयर करें तो कैसे करता है बेटा। तो नॉर्मली हमें ध्यान है बच्चों, एक इसका कॉन्सेप्ट और यूज होता है, डेल जी इक्वल टू डेल जी नोट प्लस होता है बेटा आर टी एल एन क्यू। मैंने क्या कहा, डेल जी इक्वल टू क्या होता है, डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू होता है बेटा, क्लियर। अब बात करें अगर मैं इक्विलिब्रियम स्टेट से अगर कंपेयर करूं, जो जो मैं ब्लॉक कर रहा हूं कर लेना, ध्यान रखना सीधे ऑप्शन मिलेंगे, बस ये ध्यान रखना स्टामा किया है, क्वेश्चन इसी पर आएंगे, चाहे थ्योरेटिकल हो चाहे न्यूमेरिकल हो, ध्यान रखना बेटा। ओके अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम स्टेट पर तो क्या कहूं, एट इक्विलिब्रियम स्टेट पर हमें पता है डेल जी क्या होता है रे, जीरो, एंड हमें पता है क्यू किसके इक्वल होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। इनका मीनिंग क्या होता है बेटा, ये तो ध्यान है ना, गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, नॉट मतलब क्या, स्टैंडर्ड वाली कंडीशन, आर गैस कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर, क्यू क्या है रिएक्शन कांस्टेंट, रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो चुकी है, क्लियर। ठीक है बेटा, तो यहां से क्या करें, अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पे बात करूं तो डेल जी क्या हो गया, जीरो, और क्या लिखूंगा, डेल जी नॉट प्लस क्या लिखेंगे बेटा, आर टी एल एन क्यू, यस और नो। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं बेटा, इसको अगर मैं इधर लेके आऊं तो क्या लिखेंगे, डेल जी नॉट इक्वल टू क्या हो गया, माइनस आर टी एल एन क्यू। समझ में आ गया, एक ये फॉर्मूला भी हमें मिल सकता है। और क्यू की अपन बात करें, इक्विलिब्रियम स्टेट पर बात करें बेटा, तो क्यू की जगह क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिख सकते हैं, यस और नो। अरे बात समझ में आई, एक डायरेक्टली ऑप्शन हमें ये मिलेगा, क्लियर। और अगर एल की बात कर रहा है, एल मतलब बेस किसका है बेटा, ई का बेस है, ई का बेस है तो क्या करेंगे, 10 के बेस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे इसे, डेल जी नोट इक्वल टू माइनस आर टी मल्टीप्लाई बाई 2.303 लॉग के इक्विलिब्रियम, यस और नो, क्लियर। तो अपना फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, डेल जी नोट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। समझ में आया कैसे किया, यस और नो। और यहाँ तक बात समझ में आई, इसको भी बेटा स्टामा कर रहा हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल बना सकता है। और ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं कई जगह यूज होते हैं बेटा, अदर चैप्टर में भी आए हैं, चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, थर्मोडायनेमिक्स हो, ये यूनिवर्सल फॉर्मूले हैं ये डेल जी के। समझ में आ गया, यहाँ तक क्या किया, बंद कैसे हुआ, ये क्या कर रहे हो यार, चालू कैसे हो, बीच में बंद हो गया। ठीक, चलो बेटा, तो यहां तक अपने बात की समझ में आए क्या, यस और नो। चलो बेटा अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंटिन्यू करेंगे। आप एक काम करना, एंट्रोपी तक के क्वेश्चन है जरूर सोल्व कर लेना बेटा, कोई डाउट हो पूछते रहना, ठीक है। और वो टेलीग्राम वाली बात मैंने बता ही दी है बेटा, उसमें अपने कंटेंट मिलते रहेंगे सारे बेटा, ठीक है। चलो ध्यान रखना, बाकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, स्टार्ट करते हैं बेटा, बाकी कल बात करेंगे। ओके बाय। क्या बच्चे, एक बच्चे का मैसेज आएगा, सर जनरली सराउंडिंग और सिस्टम में किसी डेल एस पॉजिटिव मानेंगे, वर्क डन बाय सिस्टम मानकर देखना है क्या। बिल्कुल बेटा, मैंने क्या कहा, अपन करते ही क्या है, वर्क डन है बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम मानेंगे तो हम लेते ही क्या है बेटा, क्यू नेगेटिव, इसीलिए तो लेते हैं क्यू सिस्टम इक्वल टू नेगेटिव लेते हैं। कुछ नहीं बोले तो वर्क डन बाय सिस्टम मानते हैं, तभी तो अपन क्या करते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल वी, केमिस्ट्री में इसलिए तो माइनस लेते हैं, वर्क डन बाय सिस्टम। ओके ठीक है बेटा, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।